लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए पिछले 5 घंटे से 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हर सीट पर इंडिया टीवी का रिपोर्टर मौजूद है जो आपको वहां ग्राउंड रिपोर्ट देगा। क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, किस सीट पर 400 पार की बात हो रही है, तो कहां 150 सीट वाला चुनाव है, किस बूथ पर राम मंदिर और मोदी लहर चल रही है, तो कहां महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। एक एक डिटेल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त का वोटिंग मीटर आपके सामने रख देते हैं। पिछले 5 घंटे में 102 सीटों पर अब तक 20% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। यूपी की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 20% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान में 17%, मध्य प्रदेश में 20%, अगर बिहार की बात करेंगे तो 15%, तमिलनाडु में 16% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। उत्तराखंड में भी 16% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। वहीं असम की 5 सीट पर 17% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग सीट की, अलग अलग मतदान केंद्र की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां मतदाताओं का उत्साह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में कैसे वोटर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कहां पर कितनी परसेंट वोटिंग हो चुकी है। देखिए, अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 20% वोटिंग अभी तक हो चुकी है, बिहार में 15% वोटिंग हो चुकी है और बंगाल में भी 20% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। अभी तक का वोट मीटर ये बता रहा है कि वोटर अपने घर से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। महाराष्ट्र में 13%, राजस्थान में 17% और मध्य प्रदेश में 20% मतदान अभी तक हो चुका है। अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपने अपने नेताओं को लेकर जो वोटर्स हैं वो अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु में 16% मतदान अभी तक हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 20% मतदान अभी तक हो चुका है। तमिलनाडु की बात करें तो 16, उत्तराखंड में भी 16% मतदान हो चुका है और असम में भी 17% मतदान अभी तक हो चुका है। 5 घंटे बीत चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा चुनाव इस वक्त देश में हो रहा है। 102 सीटें जिस पर मतदान किया जा रहा है। यूपी की 80 में से आज 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पिछले 5 घंटे में इन सभी 8 सीटों पर बम्पर वोटिंग हो रही है। सबसे ज्यादा सहारनपुर में 22% वोट डाले जा चुके हैं। वहीं रामपुर में 12 बजे तक 16% वोट पड़ चुके हैं। बिजनौर में 17% और कैराना लोकसभा सीट पर 18% वोटिंग हो चुकी है। नगीना में 18% और पीलीभीत में 19% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। इसके अलावा मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में 18 और 19% वोट डाले जा चुके हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जिसमें पहले फेज पर चुनाव हो रहा है। अभी तक अगर आप देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे वोटर्स का, तो ये कहा जा सकता है कि वोटर्स अपने घर से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, यूपी के बिजनौर में 17% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। कैराना की बात करेंगे तो 18% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। मुजफ्फरनगर में 15% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। बिजनौर में 17%, कैराना में 18% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। तो ये वो सीटें हैं जहां पिछली बार बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, नुकसान का सामना करना पड़ा था 2019 के चुनाव में, लेकिन इस बार बीजेपी कॉन्फिडेंट है। आरएलडी साथ आ चुकी है। एक के बाद एक अपने कैंडिडेट्स को लेकर बीजेपी ये उम्मीद जता रही है कि ये जो 8 सीटें हैं बीजेपी अपने कब्जे में कर लेगी, लेकिन विपक्ष की भी अपनी तैयारी है। इन सब के बीच जिस तरीके से मुद्दे बदले, जिस तरीके से नैरेटिव सेट हुआ, उससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, सुबह से ही वोटर्स का मिजाज हम देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर लगी हुई हैं। ये 8 सीटें बीजेपी के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण हैं 400 के टारगेट को लेकर? निश्चित तौर पर प्राची बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि अगर आपको जिस 400 के आंकड़े क्या दावा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा एनडीए के लिए, उस 400 के सीट पे पहुंचना है तो आपको उत्तर प्रदेश में पिछली जो टैली थी वहाँ से कम 10 से 15 सीटें तो बढ़ानी होंगी। पिछली बार अगर 62 थे तो इस बार 75 के आसपास लेकर जाना होगा अगर उस दावे को हकीकत में तब्दील करना है। तो उस लिहाज से पिछली बार हमने देखा कि पूर्वांचल के साथ साथ वेस्टर्न यूपी की कई सारी सीटें समाजवादी पार्टी या बसपा ने झटक ली थी, तो वहाँ पर उनके गठबंधन ने झटक लिया था, तो वहाँ पर एक बड़ा चैलेंज ज़रूर था। इस बार आप देखें क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट है तो वहाँ पर बीजेपी की कुछ सीटों पर चुनौतियों के बावजूद उम्मीद इस लिहाज से ज़्यादा बढ़ेगी कि वहाँ एक बार फिर से ट्रायंगुलर फाइट की स्थिति दिख रही है जैसा कि 2014 में हुआ था, और वहाँ पर बीजेपी के लिहाज से एक मुफीद स्थिति हो सकती है। चाहे आप जैसे सहारनपुर की ही बात कर लें, इसके अलावा बिजनौर की बात कर लें, नगीना में तो दिलचस्प है कि वहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला हो रहा है। तो जब भी त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला होता है वहाँ पर बीजेपी
क्लोज फाइट में इस लिहाज से एडवांटेज की स्थिति में रहती है कि उसका इलेक्शन मैनेजमेंट बाकी दलों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है। वो अपने वोटर्स को घर से निकालकर बूथ तक पहुंचाने में ज़्यादा सक्षम नज़र आते हैं बाकी दलों की तुलना में, क्योंकि उनके पास कैडर बेस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि आज जो 8 सीटें हैं, बीजेपी पिछले आंकड़ों के लिहाज से निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा फील गुड वाले सिचुएशन में है। 1-2 सीट ज़रूर ऐसी है जहाँ पर बीजेपी को बड़ा कंसर्न लग रहा है। और वो सीटें कौन सी हैं आपके लिहाज से देवेंद्र? जैसे उसमें से रामपुर की अगर बात कर लें या कैराना की बात कर लें, ये सीटें कंसर्न वाली है। मुजफ्फरनगर की चर्चा बहुत ज़्यादा है स्थानीय कैंडिडेट के विरोध के चलते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के नाम पे वो सीट निकल जाएगी बीजेपी की आसानी से, ऐसा बीजेपी भी मानकर चल रही है। ग्राउंड से वैसे ही रिपोर्ट आ रही है। लेकिन रामपुर की बात करें और आज वाले फेज में और कैराना की बात करें, वहाँ थोड़ा कंसर्न ज़रूर रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ग्राउंड से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। शोएब रजा मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हैं, इलाकास में कैराना से, पवन नारा नगीना से हमारे साथ हैं, अभय पाराशर रामपुर से हमारे साथ हैं। अभय, आप ही के पास आ रही हूं। रामपुर की सीट जिसे आजम खान का गढ़ माना जाता है, उपचुनाव में जरूर भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। आज वोटर्स का मूड क्या कह रहा है? किन मुद्दों को लेकर वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। 20% के करीब यहां पर वोटिंग हो चुकी है। एक पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं और यहां पर लोगों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ रही है। और अगर हम बात करें मुद्दों की, तो प्राची, जो भी लोग यहां पर वोट डाल के आ रहे हैं उनसे हमारी बात हो रही है, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, सबका एक ही मुद्दा है कि रामपुर के अंदर रोजगार होना चाहिए। जो यहां पर कभी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, जो लघु उद्योग हुआ करता था, जो बंद हो गई थी, उनको लेकर लोगों की एक शिकायतें हैं और लोगों का यह कहना है कि विकास और रोजगार, इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग जो है वो वोट डाल रहे हैं। महिला सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ वोटर्स का यह कहना है कि 5 साल के अंदर काम काफी कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी रोजगार को लेकर युवाओं में खास तौर पे एक चिंता है। एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी जो युवा हैं वो इन मुद्दों को बता रहे हैं। और फिलहाल पोलिंग सेंटर पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। रामपुर में सुबह से ही भीड़ जो है वो लोगों की देखी जा रही है। और अगर हम बात करें मुद्दों की, कई वोटर्स यहां पर वोट डालकर आए हैं। सर, वोट डाल दिया आप लोगों ने? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जफर खान। जफर जी, मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को सोचकर आप लोग वोट डालने जा रहे हैं? विकास पे, ओनली विकास और शिक्षा। विकास और शिक्षा। अच्छा, अगर हम बात करें पिछले 5 सालों की, तो रामपुर के अंदर क्या बदलाव हुआ है? काम हुआ है रामपुर में? हाँ, काम हुआ है काम, विकास भी हुआ है। ठीक है, आज विकास का मुद्दा है रामपुर में और इसी विकास के मुद्दे को लेकर वोटर अपने घर से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल अब है करता हुआ नजर आ रहा है। हम पवन के पास चलेंगे, नगीना से हमारे साथ हैं। पवन, वोटर्स का मूड देखकर, आप तो सुबह से वोटर्स से बात कर रहे हैं, मतदाताओं से बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? ये 400 वाला चुनाव है, 150 सीट वाला चुनाव है, या मुद्दे हावी नजर आ रहे हैं फिलहाल? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त नगीना क्षेत्र में हूं। धूप बढ़ रही है तो मतदान केंद्रों पर असर दिखाई दे रहा है कि 10 पोलिंग बूथ हैं, महिलाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहां छांव के लिए इधर आना पड़ रहा है। मुद्दों की बात करें तो सीधा है, जो समर्थक है वो 400 पार देख रहा है, विकास देख रहा है, सुख शांति देख रहा है। जो विरोधी है वो रोजगार की बात करता हुआ नजर आ रहा है। ये 2 लाइन एंड लेंथ तय होती है। अब जरा बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नाजिम खान। नाजिम साहब, नगीना में किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है? लोकसभा के लिए। हाँ, लोकसभा के लिए ही मुद्दे तय होंगे। मुद्दा क्या है, किस बात पे वोट तय हो रहा है? यहाँ विकास के लिए हो रहा। विकास हुआ पिछले 5 साल में? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। यहाँ तो मुकाबला 4 कोणीय है। कौन सा कोण मजबूत दिख रहा है? ये जी चंद्रशेखर का दिख रहा चंद्रशेखर दिख रहा है। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आपके लिए क्या मुद्दा है? मुद्दा कुछ नहीं है, फिलहाल हम वोट डालने आए हैं, एक्सपीरियंस चाहिए हमें। अच्छा, देखते हैं, चाहिए, देखने के लिए आए हैं। तो देखने- किस बात पे तय कर रहे हो? सरकार पास फेल, कौन नेता बड़ा, सब गारटियां दे रहे हैं। गारटियां दे रहे हैं, ये आप जो है नहीं बोल पा रहे हैं। अम्मा, क्या नाम, किस बात पे वोट दे रहे हैं? पुनीता भटनागर नाम है। हाँ जी। नगीने में विकास ही हुआ है। जिन लोगों को मकान नहीं थे उन लोगों को मकान भी मिले हैं। हर महीने राशन भी मिलता है खाने के लिए। अच्छा, सभी- मकान मिला है, राशन मिला है, इस बात पे वोट हो रहा है? मुझे मकान नहीं मिला है, मेरे पास मकान नहीं है, बाकी लोगों को लाभ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, उस बात पे वोट कर रहे हैं। गुड़िया फर्स्ट टाइम वोटर है। एक महिला के तौर पर, फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर आप किस बात पे, एक तरफ दोनों पार्टियां गारंटी दे रही है, किसकी गारंटी पे भरोसा? मोदी जी। मोदी जी की गारंटी। मैम, बहुत बढ़िया कर रहा है मोदी जी। सुमन। हम नाम नहीं पूछते कैंडिडेट का, हम सिर्फ पूछते हैं मुद्दा। अन्ना किस बात पे वोट तय हो रहा है आपका? कौन? मोदी जी।
अच्छा, मोदी जी ही नाम है, मोदी जी ही मुद्दा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माधव शर्मा है। मैं पहली बार वोट डाल रहा हूँ। हाँ। और मैं डेवलपमेंट के लिए वोट डाल रहा हूँ। जो लोग कहते हैं भाजपा धर्म की राजनीति करती है, ऐसा नहीं है। नहीं, पार्टी का नाम ना ले प्लीज, पोलिंग बूथ है ये। सर, आपका नाम क्या है? नाम मोहम्मद इसरार है। किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं पिछले 5 साल का काम देख के? विकास के नाम पे। विकास हुआ है? विकास का मुद्दा है। आज तो पोलिंग बूथ पर चर्चा विकास की हो रही है, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, या अगर काम बेहतर हुआ है उसे फिर से रिपीट करने के लिए जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। शोएब, जहां पर आप मौजूद हैं, इस सीट की चर्चा तो काफी रही, यहीं से राजपूत नाराज हैं, ऐसा नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई मुजफ्फरनगर से। फिलहाल जब वोटर्स आ रहे हैं तो इनके भीतर क्या है, ये किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी क्या मुद्दा बन पाया है इन चुनावों में? बिल्कुल, देखिए सुबह से तो हम वोटर से बात कर रहे थे, लगातार उनसे बातचीत भी की, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, आरएलडी कोटे से एकमात्र मंत्री है उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी यूपी में जो आज चुनाव हो रहा है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आरएलडी के साथ आने से क्या बीजेपी को फायदा मिल रहा है। अनिल कुमार जी, पहला सवाल यही कि 8 लोकसभा सीटों पर है चुनाव, पिछली बार बीजेपी कई सीट यहाँ हार गई थी, आपका आने से वाकई मजबूती मिल रही है, खासतौर पर जहाँ मैं खड़ा हूँ मुजफ्फरनगर में, इस सीट की बात करें तो? निश्चित रूप से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक अहम फैक्टर है, एक मजबूत धुरी है, राजनीतिक धुरी है राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारे प्रभाव वाला क्षेत्र है ज़्यादा, और जब हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ में 2022 में, तब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को डिफीट करने का काम किया था। ये बड़ा फैक्टर था एक, दोनों पार्टियों को मजबूती मिली थी। आज राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय जयंत चौधरी जी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनडीए गठबंधन में हम लोग शामिल हुए हैं, तो निश्चित रूप से फील्ड पर बहुत मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता नेता ज़मीन पर उतर के आज पहले चरण का वोटिंग भी हो रहा है, सभी लोग बूथ पे अपना वोट डलवा रहे हैं। एक सवाल ये है कि मुजफ्फरनगर में कहा जा रहा है, या आगे भी चलते हैं, कि ठाकुर जो वोट है वो बड़े नाराज़ है, ठाकुर जो समाज है, वाकई क्या इस तरह की स्थिति है कि आप लोगों ने उनको मना लिया क्या आखिर में, ये भी कहा जाता है? देखो, राजपूत समाज नाराज नहीं है। राजपूत समाज वो एक ऐसा समाज है जो हमेशा राष्ट्र और देश के साथ खड़ा रहा, उनका गौरवशाली इतिहास रहा है। और जब देश की बात आती है, ये चुनाव खाली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने तक सीमित नहीं है, ये देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, और राजपूत समाज जो है हमेशा देश के साथ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है, छोटी मोटी बातें हैं, लोकतंत्र में जो है हर मतदाता को, हर वोटर को अपनी बात कहने का अधिकार है। कुछ लोग जो है सुनियोजित तरीके से जो है एक साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज नाकाम होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है राजपूत समाज जो है तादाद में नहीं 100% पूरा वोट जो है एनडीए गठबंधन को मिला। सवाल यह है कि सहारनपुर, बिजनौर, ये ऐसी सीटें थी, और मुरादाबाद, रामपुर, जो बीजेपी हार गई थी 2019 में। इस बार आपको लग रहा है कि पश्चिम में, क्योंकि आप लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो जाट वोट बैंक है वो हम जुड़ गया है और ज़्यादा, पहले भी था बीजेपी के साथ, लेकिन जयंत के आने से और ज़्यादा जुड़ा है, इन सीटों पर किस तरह के समीकरण हैं, ये जीतेंगी बीजेपी किसी स्थिति में? अगर हम राष्ट्रीय लोकदल के बेस वोट की बात करें, कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ था, बाकी शेष वोट आदरणीय जयंत चौधरी के साथ है। आज दोनों लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं, तो उनका बेस वोट तो 100% सब पूरा इकट्ठा हो गया। उसके अलावा तमाम सभी समाज के लोग आज एनडीए गठबंधन को वोट कर रहे हैं। ये बड़ा फैक्टर होता है, जब किसी प्रत्याशी को, गठबंधन को सभी समाज के लोग वोट करते हैं, तो वो प्रत्याशी निश्चित रूप से जीत की तरफ चलते हैं, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब बहुजन समाज पार्टी सहारनपुर या बिजनौर जीती थी, उस समय सपा का, लोकदल का और बसपा गठबंधन था। आज सभी पार्टियां अलग लड़ रही हैं, बसपा अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ गठबंधन है, समाजवादी पार्टियां कुछ है यहाँ, कांग्रेस का कुछ नहीं है, लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोई सवाल ही नहीं उठता। निश्चित रूप से ये पार्टियां, चाहे सपा हो चाहे बीएसपी हो, ठीक है, शोएब पार्टी के नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो ये तो जरूर ये कहेंगे कि हमारा पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन वोटर्स के मूड को भांपने की हम कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर आज वोटर अपने घरों से बाहर निकल रहा है। नेताजी का टेस्ट है आज, और इस टेस्ट में कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा उछलकर सामने आ रहे हैं। हम इला काजमी का रुख कर लेंगे, कैराना से हमारे साथ हैं। इला, आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? सुबह से आप वोटर्स से बात कर रही हैं, ये चुनाव आपको 400-150 सीटों वाला नजर आता है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नजर आता है, लोकतंत्र खतरे में है, कुछ ऐसा नैरेटिव वोटर्स के बीच में नजर आता है? जहां
से त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जहां पर सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने इकरा हसन पर विश्वास जताया है, तो वहीं भाजपा ने प्रदीप चौधरी पर विश्वास जताया है, जो मौजूदा सांसद हैं। अब बात करें बसपा की, तो बसपा ने भी एक ठाकुर प्रत्याशी को यहाँ पर चांस दे करके थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ठाकुरों का वोट है वो बसपा की ओर भी जा सकता है। अब आरएलडी और बीजेपी साथ आ गए हैं, तो आपको अगर याद होगा 2018 में जो इकरा हसन की माता श्री थी, यानी कि तबस्सुम हसन, उन्होंने आरएलडी से जो है वो लड़ाई की थी 2018 के बाईपोल्स में और जीत भी हासिल की थी, जिसके बाद 2019 में बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने उनको लगभग 95,000 वोटों से हरा दिया था। अभी वोटरों का वो यहाँ पर मूड क्या है वो हम बताते हैं आपको। उससे पहले हम ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर जो पक्ष है वो तो ये कह रहा है कि 400 के पार है, पर विपक्ष जो है वो घेरता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि 150 भी नहीं आ पाएगी। अब ये तो वोटर तय करेंगे और 4 जून को सामने आ जाएगा कि कितनी वोट यहाँ पर मिलने वाले हैं, लेकिन टक्कर है यहाँ पर, कांटे की टक्कर है। और क्या नाम है, किस मुद्दे पे वोट देने आए हैं आप? मेरा नाम जाने आलम है जी। किस मुद्दे पे वोट देने वाले हैं? बस ये विकास के मुद्दे पे मैंने यहाँ के कह रहा हूँ। हाँ जी। और मुद्दे आ रहे हैं जो नेता हो, जो पसंद हो? तो पहले तो कोई सुना ही नहीं, हम तो इकरा के लिए आए हैं, दिल्ली से स्पेशल वोट डालने के लिए आए हैं। क्या लग रहा है, जीत जाएंगे? इकरा तो बिल्कुल जीतेगी इंशाल्लाह। इकरा तो यहाँ से फाइनल ही है। क्यों ऐसा लग रहा है? हम जैसे अब यंग जनरेशन है, अपने एक जगह बैठे होते हैं, सब बातचीत करते हैं, इधर आसपास के मोहल्ले के भी जैसे यार दोस्त ने बातचीत करते हैं, तो उससे हमें ये लग रहा है कि हमारे इकरा यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके अब अपने अपने मुद्दों को लेकर जो मतदाता है वो अपने घर से बाहर भी निकल रहा है और ये बता भी रहा है कि किन मुद्दों को लेकर आज वो वोट कर रहा है, कैसे अपने सर्वोच्च अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाता हुआ नजर आ रहा है। अब देवेंद्र, ग्राउंड पर जितने भी वोटर्स से बात हो रही है, सबकी जबान पर एक शब्द है, विकास के नाम पर हम वोट दे रहे हैं। जितना नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, वो फिलहाल वोटर्स की जबानी हमें सुनाई नहीं दे रहा है। ये क्या बताता है? उसमें देखिए, लेकिन प्राची जैसे जो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वो वोट करेंगे, विकास कौन करा रहा है, उनके जहन में क्या है? क्योंकि कई बार विकास एक सुरक्षा कवच होता है। आप अपनी बात को अगर सामने पेश करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सुरक्षा कवच होता है। उस बात को छिपाने के लिए जिस मनोदिशा के साथ आप वोट करते हैं, जैसे इसी कैंडिडेट से अगर पूछा गया तो जैसा इस वोटर से, तो क्या उन्होंने कहा कि वो विकास के नाम पर वोट करना चाहते हैं। अब विकास के नाम पर वोट की बात कर रहे हैं और इकरा हसन की बात कर रहे हैं। वो इकरा हसन जो कि पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो वो कौन सा विकास का मॉडल उनके पास है? तो ये आप समझ सकती हैं कि इन बातों को सिर्फ कहा जाता है। वोटिंग जो होगा कंसर्न अपोजिशन और बीजेपी दोनों के लिहाज से देखें, अपोजिशन के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि क्या वो उस क्षत्रिय वोटर्स की नाराज़गी को अपने पक्ष में भुना पाए हैं। दूसरी चीज़ कि क्या सैनी वोटर्स को अपने पक्ष में कर पाए हैं। तीसरी चीज़, और दूसरी तरफ बीजेपी के हिसाब से देखें तो जयंत चौधरी भले आ गए हैं, क्या उनके साथ वो जाट भी उधर आ गए हैं? क्योंकि पश्चिम यूपी में आपने कई जगहों पे देखा कि जयंत चौधरी जाकर एक तरह से सफाई देते हुए नजर आए कि अगर भारत रत्न भारत सरकार ने दिया चौधरी साहब को, तो ये एक बड़ी वजह उनके लिए थी कि वो बीजेपी के साथ जाते हैं। और ये हमेशा से रहा है कि जाटों को का बहुत छोटा हिस्सा बीजेपी को मिलता रहा है और जाट बीजेपी के खिलाफ ही रहते हैं, चाहे पश्चिम यूपी की बात कर लें या हरियाणा की बात कर लें। उस कंडीशन में इस बार क्या उसमें कोई बदलाव हुआ, जैन के साथ वो सारे वोट इधर आए, ये बीजेपी के लिए ज़रूरी रहेगा। बीजेपी के लिए दूसरी स्थिति यह है कि क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट है, तो ट्रायंगुलर फाइट में वो अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं, बनिस्बत ये ना हो कि उस ट्रायंगुलर फाइट में उनके जो कोर वोटर्स हैं, जैसे कि क्षत्रिय की बात कर लें या सैनिक के बारे में मैंने बात की, वो बीजेपी को 2019 के चुनाव में उन्होंने इन ब्लॉक वोट किया था। अगर उसमें सेंधमारी होती है तो ये बीजेपी के लिए नुकसान होगा।